नमस्ते बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा छठी विषय गणित और इस गणित के अंदर पाठ का नाम है पूर्णांक संख्याएं। अब इस पूर्णांक संख्या में भाग एक इस पाठ को हम लोग देखेंगे। इस पाठ में आपको दिया गया प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि संख्याओं की निर्मिति कैसे होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारे पास जो है कि वस्तु केवल एक होती है तो हमको गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब बहुत सारी वस्तुएं होती हैं तो उन वस्तुओं को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो उन वस्तुओं को जानने के लिए हम लोग जो है कि उनको गिनना शुरू किया, अर्थात उनकी गणन जो है कि हम लोगों ने गणन प्रक्रिया शुरू किया, जिसके माध्यम से संख्याओं की निर्मिति हुई। अर्थात जब बहुत सारी वस्तुएं होती है तो उनको हम लोग काउंट करते हैं, अर्थात गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरह गिनकर हम लोग जो है कि उसका जोड़ करते हैं। तो ऐसी संख्याओं के कारण जो है कि अर्थात जो कि संख्याओं की निर्मिति हुई। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने की आवश्यकता से संख्याओं का जन्म हुआ। वस्तुओं की गिनती हम संख्या के रूप में लिखते हैं। अर्थात आपको मालूम पड़ गया होगा कि संख्याओं को अगर गिनना है तो जानना है, उनको मालूम बहुत सारी संख्याएं हैं तो उनको जो है कि गिनने की जरूरत पड़ती है, और गिनने के बाद जब हम उनका लेखन करते हैं तो उनको संख्याओं में लिखते हैं। अब इन संख्याओं में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या अर्थात आपको यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक संख्या की परिभाषा कि वस्तुएं गिनने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले 1 2 3 4 और डॉट 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 दिया गया है। अर्थात जैसी संख्याओं को गणन संख्या कहते हैं और गणन संख्या को ही प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको बताया कि वस्तुओं को गिनने के लिए अर्थात हम लोग जो है कि 1 2 3 4 करके जो अंकों का उपयोग करते हैं, इन संख्याओं को हम लोग गणन संख्या के नाम से जानते हैं, और इसी गणन संख्या को ही प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्या की जो निर्मिति 1 से हुई है और 1 के बाद 2 3 4, मतलब ये संख्याओं का जो है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात यह अनंत तक जा सकती है। आपको मालूम होगा, जैसे आपको मालूम है कि आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, इन तारों को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र के किनारे बहुत सारी रेत होती है, अब उस रेत के कणों को अगर गिनना अगर चाहें तो वो गिनना असंभव है। ठीक वैसे ही संख्याएं भी कि इन संख्याओं का जो है कि अनंत तक जाती है, अर्थात इन संख्याओं को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आपको आता है पूर्ण संख्या। शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं मिलाकर जो संख्या समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात आपको मालूम होगा, अभी देखिए कि शून्य की खोज कैसे हुई। मेरे प्यारे बच्चों, आप मान लीजिए कि मेरे पास 5 सेव है और वह 5 सेव जो है मैं अपने दोस्त को दे दिया, तो अब मेरे पास फिर कितने सेव बचे होंगे? एक भी नहीं, क्योंकि मेरे पास जो 5 था और 5 का 5 मैंने दे दिया, तो अब मेरे पास कितना बचेगा? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बचेगा तो उसको हम लोग शून्य के रूप में लिखते हैं। अर्थात इस प्रकार जो है शून्य की खोज हुई, अर्थात शून्य की निर्मिति हुई। तो पूर्ण संख्या में शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो वह जो है कि पूर्ण संख्या के रूप में जाना जाता है। अर्थात शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं मिलाकर जो संख्या समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अर्थात अनंत तक इसको भी लिखते हैं, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं जिस प्रकार 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, ठीक वैसे ही पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो इस प्रकार जो है पूर्ण संख्या की निर्मिति हुई, अर्थात पूर्ण संख्या इसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे
पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या अर्थात धनात्मक संख्याओं, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या मेरे प्यारे बच्चों जान लीजिए कि जिन संख्याओं के सामने आपको मालूम होगा हम लोग धन चिन्ह का उपयोग करते हैं, ऐसी संख्याओं को धनात्मक संख्या के नाम से जानते हैं, अर्थात उसके आगे धन चिन्ह होता है। लेकिन जिन संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह का उपयोग करते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग जो है ऋणात्मक संख्या के नाम से जानते हैं। अब देखिए शून्य अर्थात जो कि ऋणात्मक संख्या की निर्मिति कैसे होती है। आपको मालूम होगा जैसे हम लोग मालूम है बहुत सारे गर्मी के मौसम में घूमने जाते हैं। अब घूमने जाते हैं तो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे वातावरण का तापमान कम हो, अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे शिमला जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, चेरापूंजी जाते हैं और बहुत सारे जगहों पे जाते हैं। ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे तापमान गर्मी में कम अर्थात ठंडक महसूस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि ठंडी के मौसम में जब ऐसे जगहों पे अगर हम जाएं तो वहां का जो तापमान होता है वो बहुत ही कम होता है, अर्थात 0 अंश से भी कम हो जाता है। अर्थात ऐसे जगहों पे 0 एक जो है कि आपको मालूम होगा एक फाउंडेशन है, लेकिन जब उसके नीचे भी तापमान चले जाता है तो ऐसी संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग ऋण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे ऋण 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऋण 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऋण 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात ऐसे चिन्हों का उपयोग करते हैं। और जिन संख्याओं के सामने ऋण चिन्ह का उपयोग हो जाता है ऐसी संख्याओं को हम लोग ऋणात्मक संख्या के नाम से जानते हैं। अर्थात आपको यहाँ पर दिया गया है कि धनात्मक संख्याओं, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या समूह कहते हैं। अर्थात इसमें धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक अर्थात इन तीनों चीजों का उपयोग करते हैं। इन तीनों चीजों का उपयोग करने से जिस संख्या समूह की निर्मिति होती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात आपको यहाँ पर दिया गया है कि मैंने आपको दिखाया है कि प्राकृतिक संख्या में अर्थात ये यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक गोले के अंदर लिया गया है, अर्थात इसमें इसकी निर्मिति 1 2 3 4 अर्थात डॉट डॉट डॉट। लेकिन अब यह पूर्ण संख्या मतलब क्या है, ये देखिए इस गोले में प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, अर्थात इन दोनों को मिलाकर ये पूर्ण संख्या बनती है। अर्थात 0 1 2 3 4 को भी ले सकते हैं, जिससे जो है कि पूर्ण संख्या की निर्मिति हो गई है। अब प्राकृतिक, पूर्ण इन दोनों को मिलाकर और साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को अगर मिला दें तो ये पूर्णांक संख्या अर्थात यह बड़ा गोला आपका तैयार हो जाता है, जिसमें प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और ऋणात्मक संख्या भी है। तो इन सबको मिलाकर जो है हमारी पूर्णांक संख्या की निर्मिति होती। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोग जाने, उसको अच्छी तरह से इसको जो है कि परिभाषाओं को उसको याद कीजिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक संख्या क्या होती है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या अर्थात जिन वस्तुओं को गिनने के लिए हम लोग 1 2 3 4 अर्थात ऐसी संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे हम लोग गणक संख्या के भी नाम से जानते हैं और इसी गणक को हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। और यह प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसकी जो है कि काउंटिंग असंभव है, उसको हम गिन नहीं सकते, अर्थात असंख्य तक जाएगी। दूसरा है पूर्ण संख्या अर्थात शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को अगर मिला दे तो पूर्ण संख्या की निर्मिति होती है। अर्थात पूर्ण संख्या की निर्मिति शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। और लास्ट आपको दिया है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अर्थात इसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य का समावेश होता है। इन तीनों को मिलाकर जिस संख्या समूह की निर्मिति होती है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं। अर्थात संख्या रेखा पर
संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या दर्शाना, अर्थात आपको मालूम होगा यह आपको संख्या रेखा दिखाई दे रही है। इस संख्या रेखा के ऊपर आपको मालूम होगा इसके मध्य में आप देखेंगे तो शून्य है, अर्थात यह शून्य जो होता है इसका आरंभ बिंदु है। संख्या रेखा पर आरंभ बिंदु है और यहाँ से हम लोग धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं की निर्मिति करते हैं, अर्थात कि यहाँ से इसकी काउंटिंग होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आरंभ बिंदु के दाएं तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर जो है कि धनात्मक संख्याएं हम लोग लिखते हैं और आरंभ बिंदु के अगर बाएं तरफ अगर बढ़े तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। इस तरह से जो है कि अनंत तक, अर्थात यहाँ पे देखे होंगे आपको तीर का निशान लगा है, मतलब यह संख्याएं अनंत तक बढ़ती जाएंगी। और ठीक ऐसे ही अगर हम दाहिने तरफ अगर लिखने जाएं तो शून्य से दाहिने तरफ, अर्थात ये संख्याएं जो है 1, 2, 3, अर्थात इसके आगे धन चिन्ह का उपयोग किया गया है और यह संख्याएं भी बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाती हैं। अर्थात आपको मालूम होगा इस संख्याएं जो होती हैं शून्य से शुरू होकर, आप ध्यान दीजिए कि शून्य से अगर हम लोग धनात्मक संख्याओं की तरफ अगर बढ़े तो आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम होगा कि यहाँ से दाएं तरफ अगर हम बढ़ते जाते हैं ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर इसी का अगर उल्टा है तो यह संख्याएं जैसे बाएं से अगर दाहिने से अगर हम बाएं की तरफ आते हैं तो यह संख्याएं छोटी होती जाती हैं। अब जैसे आपको मालूम होगा यहाँ पर दिया है ऋण 1 और यहाँ पे ऋण 10। अब इन दोनों में जो है कि कौन छोटा कौन बड़ा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा इस संख्या रेखा पर जो ऋण 10 है और ऋण 1 के बाएं तरफ ऋण 10 है, अर्थात और ऋण 10 के दाहिने तरफ ऋण 1 है। इसका मतलब ऋण 1 जो है ऋण 10 से बड़ा है, अर्थात ऋण 10 जो है ऋण 1 से छोटा है, अर्थात ऋण 10 जो है छोटा है और ऋण 1 बड़ा है। तो इस तरह जो है कि हम लोग संख्या रेखा पर जो है कि अर्थात जो है कि पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं। और संख्या रेखा पर शून्य से दाएं तरफ की जो संख्याएं होंगी हमेशा जो है कि धनात्मक होती है और शून्य से बाएं तरफ की जो संख्याएं होती हैं वह ऋणात्मक होती है, उनको ऋण चिन्ह से हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मालूम है पूरा जो है कि आपका जो आपको जानकारी थी ये पूरा दिया गया। अब इसी के साथ साथ हम लोग जो है कि आपको प्रश्न संग्रह को हल करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है प्रश्न संग्रह 4, अर्थात इस पूर्णांक संख्या के अंदर आपको ये प्रश्न संग्रह आपको हल करना है और साथ ही साथ इसको अपने गृहकार्य की कॉपी में भी लिखकर आपको इस वीडियो को जो है कि आगे शेयर करना है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिए गए हैं। पहला आपको दिया है निम्नलिखित संख्याओं का ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं में वर्गीकरण करो, अर्थात यहाँ पर आपको ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं दी गई हैं, जैसे ऋण 5, धन 4, ऋण 2, 7, धन 26, ऋण 49, ऋण 37, 19, ऋण 25, धन 8, 5, ऋण 4, ऋण 12 और 27। ये संख्याएं दी गई मेरे प्यारे बच्चों। अब इनको जो है दो भागों में बांटना है, एक भाग में आपको ऋणात्मक संख्या और एक भाग में धनात्मक संख्या के रूप में इसको लिखना है। तो इस तरह से जो है कि दो डब्बे आपको बनाना है। यहाँ पे मैंने आपको बनाया है कि एक तरफ देखिए ऋणात्मक संख्या लिखा है और दूसरी तरफ मैंने धनात्मक संख्या लिखा है। तो जिसके आगे ऋण चिन्ह होगा ये सभी संख्याएं जो है कि ऋणात्मक संख्या में आएंगी और जिसके आगे धन चिन्ह होगा वो सभी संख्याएं जो है धनात्मक में आएंगी। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको दिया गया है ऋण 5। अब मेरे प्यारे बच्चों इस 5 संख्या के आगे ऋण चिन्ह का उपयोग किया गया है, जिसका मतलब ऋण 5 है, यह ऋणात्मक संख्या है। तो इसको हम लोग जो है कि ऋणात्मक संख्या के कॉलम में लिखेंगे। अब दूसरा अगर देखें इसके आगे देखिए धन 4 लिखा है और धन 4 इसका मतलब यह संख्या जो है धनात्मक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे धन 4। इसी प्रकार आगे देखेंगे ऋण 2। अब ऋण 2 के अभी 2 के सामने देखिए ऋण चिन्ह का उपयोग किया गया है, इसका मतलब ऋण 2 क्या है, ऋणात्मक संख्या है। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 7। अब इस 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, न धन दिख रहा है न ऋण दिख रहा है, लेकिन जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वह धनात्मक संख्या मानी जाती है। इसका मतलब यह 7 जो है धनात्मक संख्या है, इसको धनात्मक संख्या के कॉलम में लिखेंगे।
इसके बाद धन 26 भी मेरे प्यारे बच्चों आप देखें तो इसके आगे धन लगा है, इसका मतलब धनात्मक संख्या है। इसके बाद ऋण 49, अब देखिए 49 के आगे ऋण लगा है, इसका मतलब यह ऋणात्मक संख्या है। अब इसके बाद देखिए ऋण 37, देखिए ऋण चिन्ह का उपयोग हुआ है, इसका मतलब ये भी ऋणात्मक संख्या है। इसके बाद देखिए 19 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, अभी मैंने बताया कि जिसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं होता है वह धनात्मक संख्या होती है, इसलिए उसको धनात्मक संख्या के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद दिया है ऋण 25, अब 25 के आगे देखिए ऋण लगा है, इसका मतलब आपका जो है ये 25 क्या है, ऋणात्मक संख्या है। अब इसके बाद धन 8 के आगे धन का चिन्ह है, इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक संख्या है। अब देखिए 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, धनात्मक संख्या है। अब इसके बाद देखिए ऋण 4 के आगे देखिए ऋण का उपयोग किया गया है, इसका मतलब ऋण 4 क्या है, ऋणात्मक संख्या है। और 12 के आगे भी ऋण का चिन्ह है, इसका मतलब ऋण 12 भी क्या है, ऋणात्मक संख्या है। और लास्ट आपको दिया है 27 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 27 क्या है, धनात्मक संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं में वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद अगला दूसरा दिया गया है कि नीचे कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, चिन्हों का उपयोग करके उनका लेखन करो। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों इसका चिन्ह का उपयोग करके लिखना है। अभी आपको मैंने संख्या रेखा पे बताया था कि संख्या रेखा पे हम लोग किस तरह से धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का लेखन करते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग जो है अभी आपको यहाँ पर देखा है, पहला आपको दिया गया है स्थान में शहरों के नाम दिया गया है, शिमला, लेह, दिल्ली और नागपुर, ये शहरों का नाम है। और इस शहरों के तापमान भी आपको दिए गए हैं कि शिमला का जो तापमान है 0 के नीचे 7 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात यहाँ का तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 0 के नीचे। ये ध्यान दीजिए कि संख्या रेखा पे एक बात को और भी ध्यान दीजिए कि संख्या रेखा पे नीचे और ऊपर इस प्रकार मालूम जो संख्याएं जो नीचे होती है उसको हम लोग ऋण चिन्ह का उपयोग करके लिखते हैं, और जो ऊपर की अगर बात की जाए तो वहां पे धन चिन्ह का उपयोग अर्थात धनात्मक संख्याएं होती है। मेरे प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 0 के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं हैं और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक ऐसे ही 0 के ऊपरी तरफ अर्थात ऊपर की तरफ जो है कि धनात्मक संख्याएं और नीचे की तरफ भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो ठीक वैसे का उपयोग करके आपको यहाँ पे लिखना है कि अगर नीचे की बात आती है तो वह ऋण चिन्ह के अंदर जाता है, अर्थात जैसे 0 के नीचे 7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको 0 के नीचे बोला है इसलिए मतलब ऋण 7 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। दूसरा आपको दिया है कि लेह का तापमान जो है 0 के नीचे 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक वैसे ही नीचे यहाँ भी दिया गया है, इसका मतलब ऋण 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके बाद दिल्ली में चलते हैं, दिल्ली का तापमान अधिक होता है, अर्थात 0 के ऊपर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब देखिए 0 के ऊपर की बात हो रही है, इसका मतलब 22 को हम लोग धन 22 डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे, धन चिन्ह का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से नागपुर का आपको तापमान दिया है 0 के ऊपर 31 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात यह भी ऊपर है, अर्थात इसको भी धन 31 डिग्री सेंटीग्रेड के नाम से लिखेंगे। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपको स्वाध्याय में और भी प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को आपको हल करना है और आपके गृह कार्य की कॉपी में लिखना है, इसी से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं आपको। इसके अलावा आपको मैंने गृह कार्य यहाँ पर दिया गया है, इस गृह कार्य को पढ़िए और अच्छी तरह से इसको कर जो है कि शुक्रवार और शनिवार को वीडियो में इसको शेयर करें। जैसे पहला आपको दिया है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा गृह कार्य में लिखकर याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों इनकी परिभाषाएं आपको एकदम अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। और साथ ही साथ गृह कार्य की कॉपी में प्रश्न संग्रह 4 आपको हल करना है। तो ये सारे प्रश्न आपको मेरे प्यारे बच्चों गृह कार्य में लिखकर उसको अच्छी तरह से याद कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार आप उसको
को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे जिसके पास ये नहीं पहुंच पा रहा है उसके भी पास भी पहुंचे। और साथ ही साथ इसको आपको शुक्रवार और शनिवार को ग्रह कार्य की जो कॉपी है उसका जो आप पेज पे लिखते हैं उसकी फोटो कॉपी आपको जो है कि अपने ग्रुप में उसको भेजना है, जिससे मालूम पड़े कि कौन बच्चा ग्रह कार्य कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।